नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय का तृतीय अध्याय परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स में जो मुख्य अध्ययन के बिंदु है वो है रासायनिक संयोजन के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम। अणु क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। रासायनिक सूत्र लिखना यानी कि सूत्र जो लिखते हैं, राइटिंग केमिकल फार्मूला। और आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना यानी मॉलिकुलर मास एंड मॉलिक्यूल कंसेप्ट, जो मोल कंसेप्ट है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा सुझाव है कि आप पहले वीडियो को समझने की कोशिश करें, पूरा देखें, समझें, इसके बाद में अपनी पुस्तक में जाएं। तो बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। रासायनिक संयोजन जो है, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये अणु और परमाणु की ओर बढ़ने का ये प्रमुख आधार है। तो रासायनिक संयोजन जो आधुनिक काल में प्रयोगात्मक विज्ञान शुरू हुआ था, ये प्रथम पीढ़ी है। तो इससे पहले का इतिहास क्या है? इससे पहले का इतिहास ये है कि पदार्थ की अविभाज्यता को लेकर कई प्रकार की दार्शनिक विचार हुए थे। सबसे पहले विज्ञान के आने से पहले हमारी दार्शनिक परंपरा थी, और दार्शनिक परंपराओं में भी भारत में जो था सबसे ज़्यादा विकसित था। और उसी में ही सबसे पहला जो नाम आता है वो है महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद ने पदार्थ की अविभाज्यता को लेकर उन्होंने पहले एक अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि पदार्थ को है जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे तो एक स्थिति के बाद में उसको तोड़ा नहीं जा सकता। आगे हमारे एक और दार्शनिक हुए फकुदा कात्यायन, जिन्होंने इसी कंसेप्ट को और अच्छा बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु जो तत्व अविभाज्य हैं, उन्हीं तत्वों के संयोजन से विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ जो है वो बनते हैं। और ग्रीक दार्शनिक परंपरा में भी दो दार्शनिक आए थे, लिपुलियस और डेमोक्रिटस। इन्होंने कहा था कि पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं, एक स्थिति के बाद में उस पदार्थ को पुनः विभाजित नहीं कर सकते, और उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। हालांकि इसके बाद में जॉन डाल्टन, जो आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने भी उसी पदार्थ को, उसी तत्व को परमाणु नाम दिया था। तो इसी को लेकर रासायनिक संयोजन का नियम आता है। ये प्रयोगात्मक विज्ञान का ये प्रमुख आधार है। इससे पूर्व जो था वो दार्शनिक परंपरा थी। तो इसमें संयोजन, सबसे पहले रासायनिक संयोजन होता क्या है? दो या दो से अधिक जो तत्व है उनका मिलना, ये होता है रासायनिक संयोजन। जो तत्व है उनका मिलना, उसको कहते हैं रासायनिक संयोजन। और रासायनिक संयोजन के नियम, इसको क्या कहें, कैसे कहें, परिभाषित कैसे करेंगे? तो वो है कि ये वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और जो निश्चित नियम के आधार पर होता है। इसके निश्चित नियम के आधार पर संयोजन होता है, उसको कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। और ये जो नियम है ये भी धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले आया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये दिया था 1744 में एंटोनी लेवोजियर ने। और उन्होंने कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसमें इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बताने की कोशिश की। जो रसायन है, जो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद में, दोनों का जो द्रव्यमान है वो नष्ट नहीं होता है, न तो उसको सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। हमारी पुस्तक में एक फ्लास्क ले रखी है जिसमें एक द्रव्यमान, दो तरह के द्रव्यमान है, इनको मिलाने से पूर्व का इसका भार और इसके बाद में इनको मिलाने के बाद के भार को जब देखा गया बंद फ्लास्क में, तो किसी तरह से इसमें द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पाया गया। तो इसके आधार पे एंटोनी लेवोजियर ने ये प्रतिपादित किया कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। वो न तो विनाश सृजन किया जा सकता, उसको पैदा किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो ये पहला नियम था रासायनिक संयोजन का, और यह आया था 1744
1744 में। इसके बाद में 1797 में जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने ये वापस एक और प्रयोग किया। उन्होंने जो प्रयोग किया तो उन्होंने ये किया था स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इस नियम में उन्होंने क्या पाया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि जो भी यौगिक मिलते हैं वो जब आपस में निश्चित अनुपात के रूप में वो मिलते हैं। जैसे H2O लें हम, तो H2O में H और O जो है इनका अनुपात जो होगा द्रव्यमान का वो 1 और 8 का रहेगा, 1 और 8 का रहेगा। इसी अनुपात में ये हमेशा आपस में मिलेंगे। जैसे 9 ग्राम अगर वाटर है तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन होगा वो 8 ग्राम होगा। इस प्रकार से ये इसका संयोजन होता है। और भी जो द्रव्य है वो इस प्रकार के संयोजित होते हैं और ये निश्चित अनुपात में, हमेशा ही इनका नियम है कि इसी अनुपात में ये संयोजित होंगे। तो ये दो नियम मिलके रासायनिक संयोजन का नियम बनाते हैं। और इसी रासायनिक संयोजन के नियम में आगे जाकर जॉन डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक आते हैं जो इन्हीं नियमों के आधार पे एक नियम निकालते हैं। इसके सार रूप में इन्हीं का ही वो लाते हैं परमाणु सिद्धांत, जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डॉल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसका आधार था रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पे उन्होंने अपनी ओर से ये सिद्धांत दिया। तो क्या है सिद्धांत? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है कि सभी द्रव्य चाहे तत्व हो या यौगिक हो अथवा मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु जो नाम दिया वो जॉन डॉल्टन ने दिया और इससे पूर्व ग्रीक दार्शनिकों ने भी ये परमाणु नाम दिया था। फिर इसी परमाणु जो नाम दिया इसी के आधार पे इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए उन्हीं रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पे। और वो इस सिद्धांत को लेकर क्या थे, विवेचना क्या की इन्होंने कि पहला नियम क्या था इन्होंने कि परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं सभी द्रव्य। सभी जो द्रव्य है परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि द्रव्य जो है वो परमाणु से निर्मित होता है और सभी जो है वो सारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा जो नियम उन्होंने दिया कि परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, ये इससे ज़्यादा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता और रासायनिक अभिक्रिया से न तो इनको सृजित किया जा सकता है न ही विनाश इनका होता है। फिर इन्होंने तीसरा जो नियम दिया था, विवेचना की थी उस पर कि तत्व जो है परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का कोई भी तत्व दिया, जो भी तत्व है जो शामिल किया है उनके जो सभी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान रहता है। एक ही तत्व है उसकी बात है। जब भिन्न भिन्न तत्व आते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होता है वो भिन्न भिन्न होगा। फिर पांचवा जो नियम दिया उन्होंने दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जो ये संयोग होता है आपस में वो एक पूर्ण संख्या में संयोग ये करते हैं। फिर छठा जो इन्होंने पोस्टुलेशन दिया या फिर विवेचना दी वो था किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु की सापेक्ष संख्या और उसका प्रकार क्या होगा वो निश्चित होगा। तो इस प्रकार ये 6 तरह की सिद्धांत की विवेचना उन्होंने की। तो पहला था कि परमाणु जो है वो पदार्थ है वो परमाणु से निर्मित है और फिर ये अविभाज्य है। फिर दूसरा है कि इनकी जो एक तत्व है तो उनकी रासायनिक और द्रव्यमान गुणधर्म बहुत समान होंगे और फिर अगर भिन्न भिन्न है तो उसके गुणधर्म और द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे और फिर ये पूर्ण संख्या में आपस में संयोग करते हैं और इनकी जो सापेक्ष संख्या रहेगी वो निश्चित रहेगी, प्रकार और सापेक्ष संख्या। और इसी आधार पे परमाणु को फिर इन्होंने परिभाषित किया। ये किस प्रकार किया, इस पूरे का एक सार लिया कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण
जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक गुणधर्म बदले उस अभिक्रिया में भाग लेता है, वो उसको कहते हैं परमाणु। हालांकि परमाणु के सिद्धांत में ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी आगे जाके फेल हो गई थी कि ये विभाजित, उसके बाद विभाजित होना, ये परमाणु भी विभाजित हुआ है कई भागों में, लेकिन ये परमाणु का उन्होंने सिद्धांत दिया था और यही परमाणु की परिभाषा है। तो इसमें जैसे परमाणु के उदाहरण स्वरूप हम लें तो जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से हम ये इसके उदाहरण है कि ये परमाणु होते हैं। और इसके आकार की बात करें तो ये जो परमाणु है इसका आकार नैनोमीटर में मापा जाता है, 10⁻⁹ मीटर में। ये इतना छोटा सूक्ष्म कण होता है। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बाद में जो डाल्टन ने उस दौरान जो परमाणुओं के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया था वो था प्रतीकों के रूप में। उन्हें ये नहीं पता था कि किस परमाणु को क्या नाम देना है, तो उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से दिया। और फिर बर्जीलियस आगे थे तो उन्होंने अक्षर का प्रयोग करते हुए तत्वों को इंगित करने का प्रयास किया, लेकिन ये काफ़ी फैला हुआ था और अनियमित था, जिसके कारण एक संस्था का गठन हुआ जिसको कहते हैं IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरे विश्व स्तर पर जो है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस तरह से ये पूरे विश्व के लिए जो मानक निर्धारित करती है उसके कारण एक रूपता इसमें आ जाती है। तो उसके कारण जो हम आज पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन को H के रूप में पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम को Al के रूप में पढ़ रहे हैं या कोबाल्ट को CO के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि इस संस्था द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए उसको हम भी हमारे यहाँ लागू करते हैं। उसी तरह विश्व के अन्य देशों में भी यही जो प्रतीक है वो लागू किए जाते हैं। तो उसके बाद में आता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, वो कैसे मापें। तो जैसे द्रव्यमान से पूर्व हम जाते हैं कि जैसे किलो लेते हैं हम, तो किलोग्राम क्या है आप जानते हैं, एक निश्चित वेट है और ये पूरे विश्व में एक मानक निर्धारित। इससे पूर्व जो वेट हमारे यहाँ इस किलोग्राम से पूर्व जो निर्धारित थे वो अलग अलग थे, जैसे यहाँ शेर, सवा शेर जो भी था, तो उनके ये मानक निर्धारित नहीं थे कि उसका वेट क्या हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट थे ये। तो इससे एक जो एक रूपता होती है वो नहीं आ पाती थी और यही यहाँ पर भी लागू होता था कि एक जैसे परमाणु है तो उसका द्रव्यमान कितना है ये निश्चित करना मुश्किल था। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने क्या होता है और फिर उसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कि किसी तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब ये किससे मापा, एक अनुपातिक रूप से। अनुपातिक रूप कैसे, जो कार्बन 12 परमाणु है, एक समस्थानिक है कार्बन का, इसके 1/12 भाग के अनुपात, वो जो तत्व है एक जैसे तत्व लिया और उसके कार्बन 12 के परमाणु का 1/12वें भाग का वो कितना है, उसके अनुपात में उसका द्रव्यमान लिया जाता है, ताकि वो एक निश्चित बना रहे कि इसके अनुपात में ये इतना है। हमेशा द्रव्यमान मापने की कोई यूनिट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, हम उसको रिलेटिवली या फिर अनुपातिक रूप से उसको मापते हैं। तो इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को इस तरह से एक इसको सूत्र के रूप में हम लेंगे और ये होता है। इससे पूर्व कार्बन 12 को लेने से पूर्व ऑक्सीजन को लिया जाता था 1961 से पूर्व तक। लेकिन ये जो ऑक्सीजन था उसमें उससे ज़्यादा बेहतर मानक जो आता था कार्बन 12 के कारण, इसलिए इसको कार्बन 12 को एक मानक रूप मान के इसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान को लिया जाने लगा। फिर आते हैं अणु। अणु क्या है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, एक ही अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक
परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं। तो ये जो अणु हैं वो दो या तो भिन्न हो सकते हैं या एक ही तत्व के हो सकते हैं, लेकिन समूह के रूप में ये तत्व, ये परमाणु है वो पाए जाते हैं। इसको कहते हैं अणु। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु है वो सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहती है। सिर्फ कुछ गैसेज या न्यूट्रल गैसेज होती है, निष्क्रिय गैसें, उनके अलावा सारे के सारे परमाणु किसी समूह में पाए जाते हैं और उसको कहते हैं अणु। तो यही है परिभाषा कि एक या तो भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक जो परमाणु है उसका समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं। फिर ये उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ये अणु जो है जिस भी तत्व के हैं उसके सभी गुणधर्मों को ये प्रदर्शित करता है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान रह सकता है। तो ये परमाणु से इतर इसकी दो विशेषताएं अलग क्या है कि ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उसके सभी गुणधर्मों को ये रखता है। जैसे ये यौगिक है, एक वाटर है, तो ये दो जो परमाणु है इनसे मिलकर ये बना है, ये अणु है एक पानी का। इसी प्रकार और भी अणु है, जैसे ऑक्सीजन का है या फिर अणु के रूप में हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का, और भी अणु। तो ये सारे ग्रुप में जो रह के अपने को अस्तित्वमान बनाए रखते हैं स्वतंत्र रूप से, इसको कहते हैं अणु। और यही जो अणु हैं इसको या तो तत्व के अणु कहते हैं या फिर कहते हैं यौगिकों के अणु। तो तत्व के अणु क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के तत्वों के जो अणु होते हैं जो मिलकर रहते हैं ग्रुप में। मैंने यहाँ यही तो कहा था कि एक ही अथवा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न है तो यौगिक, एक ही है तो तत्व। तो एक ही तत्वों के जो एलिमेंट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो वो जैसे आर्गन है, हीलियम है, तो इसको कहते हैं तत्वों के अणु। और जब भिन्न भिन्न तत्वों के आपस में संयोग करते हैं परमाणु तो फिर उसको कहते हैं यौगिकों के अणु। जैसे वाटर है, अमोनिया है, NH3 और पानी, ये भिन्न भिन्न तत्व हो गए, लेकिन है दोनों ही, ये भी अणु है और ये भी अणु है। इनका नाम अलग अलग है, ये तत्वों के अणु है तो ये यौगिकों के अणु हैं। इसमें फिर आ जाते हैं कि परमाणुकता, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है कि परमाणुकता का मतलब है कि एक कोई अणु है उसमें कितने परमाणु है और उसकी संख्या को कहते हैं परमाणुकता। मतलब कि अणु जो है कितने परमाणु के रूप में समूह में पाया जा रहा है। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब ये एक अणु को हो सकता है, द्विअणु को हो सकता है, त्रिअणु, चतुर्थ अणु, इस तरह से ये हो सकते हैं जो अलग अलग रूपों में अपने समूह में पाए जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, ये दो के रूप में, O2 के रूप में पाया जाता है हमेशा। स्वतंत्र रूप में जब भी मिलेगा ये O2 के रूप में मिलता है। इसको कहते हैं द्विपरमाणुक। इसकी परमाणुकता क्या है? द्विपरमाणुक। इसी तरह ओजोन है, वो O3 के रूप में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं त्रिपरमाणुक। ये इसकी परमाणुकता है। आयन क्या होते हैं? तो आयन जो होते हैं आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर शुद्ध आवेश विद्यमान होता है। अब ये शुद्ध आवेश या फिर कहिए कि परमाणु का समूह आवेशित, मतलब कि यानी कि एक जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके शुद्ध जो आवेश है उनके मान के अनुपात के अनुसार जो आवेश रह जाता है उस पर, उसको कहते हैं शुद्ध आवेश। तो इसमें कोई भी परमाणु है या तो वो ऋणायन होगा या धनायन होगा। आयन जो है या तो ऋणायन होगा या धनायन होगा। ऋणायन कब होगा? यानी कि एनायन, ऋणायन का अर्थ है एनायन, और धनायन को कहते हैं कैटायन। तो ऋणायन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की उसको प्राप्ति होगी, यानी कि उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा, एक दो जितने भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है या लॉस हो जाते हैं उसके, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उसको लिखते हैं धन, या फिर उसमें कमी प्लस में आ जाता है, उसकी नेट जो आवेश है उसका वो प्लस में आ जाता है।
जैसे Cl है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है जिसके कारण इसके ये ऋण आयन हो जाता है, और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन खो देने के कारण ये धन आयन हो जाता है। अब आ जाता है कि परमाणु आयन जो है, बहुपरमाणु आयन है, वो क्या होते हैं। तो बहुपरमाणु आयन है परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो। यानी कभी कभी ये तो सिंगल परमाणु हो गए, लेकिन परमाणु के समूह पर जब नेट आवेश विद्यमान हो तो उसको बहुपरमाणु आयन कहते हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखना, यानी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। किसी भी अणु या यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि उसके अंदर संगठक कितने होते हैं उसका प्रतीकात्मक निरूपण जो है रासायनिक सूत्र के माध्यम से किया जाता है। अब इनकी विशेषताओं पे आ जाएं कि रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होना चाहिए, उनकी जो आवेश है उनकी बराबर होना चाहिए। जैसे माइनस में अगर 2 है तो प्लस में भी 2 आना चाहिए। इनकी संयोजकताएं लगभग बराबर हो जानी चाहिए। और दूसरा है कि धातु और अधातु अगर उसमें है तो उसकी रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में लिखा जाता है। जैसे NaCl, CuO और CaO में कैल्शियम, कॉपर और सोडियम ये धातु हैं, तो इनको पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। परमाणविक आयन होने की स्थिति में जो है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे ये CaOH, OH अपने आप में एक अणु है जो इसके साथ जुड़ता है, बहुपरमाणविक है, ये एक से ज़्यादा अणु है, जब इसके साथ जुड़ता है तो इसको कोष्ठक में लिखा जाता है। तो Ca जो है +2 का होता है और OH -1 है, तो ये 2 अणु होंगे तो इसकी जो जैसे यहाँ संयोजकताएं बराबर होनी चाहिए कहा गया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये संयोजकताएं अब पूरी हो सकती है, तो तब ये सूत्र बनेगा रासायनिक। तो इस प्रकार ये रासायनिक सूत्र है, उसकी विशेषताएं ये होती है कि उसकी संयोजकताएं बराबर हो, धातु अधातु की स्थिति में धातु पहले और अधातु बाद में, बहुपरमाणुकता की स्थिति में बहुपरमाणिक को उसको ब्रैकेट में लिख के उसके जितनी भी वैलेंसी आती है, संयोजकता आती है, उसको नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये उदाहरण हो गए इसके। अब इसी में ही एक 2 कंसेप्ट और आते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। आणविक द्रव्यमान का मतलब है कि एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग। जैसे वाटर है, वाटर में जो है यह हाइड्रोजन के परमाणु का 2 यूनिट होगी और इसका 16 हो गया, तो इसका हो गया 18। इसी प्रकार सूत्र इकाई में भी इसमें यही आएगा, लेकिन बात यह है कि सूत्र इकाई जो द्रव्यमान है इसमें आयन जो है उनके अनुपात के रूप में इसको लिखा जाता है। तो अंतर इतना ही है, बाकी दोनों में सेम ही है कि भाई ये दोनों जो परमाणु के द्रव्यमान की ही उसका योग करते हैं। तो दोनों में अंतर इतना ही है कि इसमें आयन होते हैं, वहीं इसको एक परमाणु के रूप में इसको लिया जाता है। तो आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान में ये मुख्य अंतर है। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, जैसे कोई भी रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं वो कुछ इसके निश्चित नियम है। वो नियम क्या क्या है, सबसे पहले तत्वों के परमाणु चिन्ह जो है उसको लिखा जाता है। कोई भी परमाणु चिन्ह ले लिया, जैसे ये परमाणु है H, तो इसको चिन्ह को ले लिया, और ये S है सल्फर और हाइड्रोजन, इस उदाहरण को पहले लेते हैं। इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है। पहले चिन्ह ले लिए, इसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ये इसकी संयोजकता है, ये संयोजकता ले लिया। फिर संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करते हैं। ये जैसे है इनको क्रॉस इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद में परिणाम स्वरूप पहला जो परमाणु है
दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है और दूसरा जो परमाणु है पहले परमाणु की, यानी कि इस परमाणु की संयोजकता को ये ग्रहण करता है और इस परमाणु की संयोजकता ये क्रॉस हो जाता है। इसके बाद में संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार किए जाते हैं। अब ये जब संयोजकता आएगी तो क्या आएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इस तरह से हो गया। इसी तरह बहुपरमाणुकता की स्थिति में बहुपरमाणुक जो आयन है उसको कोष्टक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये है बहुपरमाणुक आयन एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी परमाणुकता है, संयोजकता है 3 और सल्फेट की कितनी है 2। अब ये आपस में जब क्रॉस करेंगे इनको तो इनकी परमाणुकता क्या आ जाएगी, ये 2 हो गया और ये कोष्टक में इसको लिख दिया जाएगा। इस तरह के एल्यूमिनियम सल्फेट ये हो जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखें हम, अगर कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, इसको हम क्रॉस करेंगे इस तरह से तो C2O4 या फिर इसको कहेंगे CO2। और हाइड्रोजन और क्लोराइड इस स्थिति में दोनों की संयोजकता 1-1 है और तो फिर ये HCl इसकी आ जाएगी ऐसे क्रॉस करने पर। और CCl मतलब क्लोरीन की है 1 और कार्बन की है 4 संयोजकता, तो इनको क्रॉस करने पर ये आ जाएगा CCl4। ये इसकी रासायनिक सूत्र हो जाता है। इस तरह से हम इसके रासायनिक सूत्र इसके बनाते हैं। ये बहुपरमाणुक है अमोनिया और सल्फेट, ये -2 होता है इसका और इसका 1 होता है। इसको जब क्रॉस करते हैं तो रासायनिक फार्मूला इसका आएगा NH4 और इसको कोष्टक में करेंगे और SO4। तो इस तरह से ये अमोनियम सल्फेट जो है आ जाता है। ये रासायनिक सूत्र लिखने के नियम हैं। इसके बाद में मोल और मोलर द्रव्यमान, ये 2 कंसेप्ट हैं और यहाँ पर हम सिर्फ मोल क्या है और मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं यहीं तक जाएंगे। फिर आगे के जो है हम एक प्रश्नावली की सीरीज लाने वाले, उसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। तो पहले समझें कि मोल क्या होता है। तो मोल है किसी निकाय के पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023, ये बहुत लंबा है लेकिन 2-3 लिख सकते हैं हम, गुणा 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। इसमें ये कण जो है इतनी मात्रा में जो पदार्थ की दिए गई मात्रा में इतने जो संख्या में कण उपस्थित होते हैं इसको कहते हैं 1 मोल। तो इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या इसमें निरूपण किया जाता है और ये इसकी SI इकाई है। एक इसको जो निरूपित किया जाता है मोल माइनस में, यानी कि ये जो इसकी यूनिट इसको लिखा जाता है। फिर मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब है कि एक जो मोल था ये इन संख्याओं के परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है उसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों का जो जोड़ है उसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान। और मोल जो होता है वह पदार्थ की मात्रा जिसमें इतने जो कण है, इस संख्या के कण है उसमें उपस्थित हो, और इन कणों को, इनकी संख्या को कहते हैं अवोगाद्रो संख्या या फिर अवोगाद्रो स्थिरांक। इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी समझ में आई होगी। अगर कोई भी इसमें बाकी रहा है तो आप कमेंट्स लिख के ज़रूर बता सकते हैं ताकि आगे इसको और सुधार किया जा सके। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। इसके संबंधी और भी कोई सुझाव हैं तो आप ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।